Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the important newspaper articles of 21st July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Vladimir Putin, who is to skip the upcoming BRICS summit. And this topic is important from our syllabus GS paper 2, international relations point of view. तो सबसे पहले ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि ब्रिक्स ग्रुपिंग है क्या। ये एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है ऑफ 5 कंट्रीज। नाम आपको देख करके समझ आ जाएगा। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो एनुअली ब्रिक्स की एक समिट होती है, ब्रिक्स लीडर समिट। 2009 से ब्रिक्स समिट शुरुआत हुई। इनफैक्ट 2009 में जो पहली समिट थी उस टाइम में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन नहीं किया था, तो पहली समिट में ये ग्रुप का नाम था ब्रिक एंड लेटर ऑन इन 2010 साउथ अफ्रीका आल्सो ज्वाइंट एंड सिंस देन दिस ग्रुपिंग इज नोन बाय द नेम ब्रिक्स। इस ग्रुपिंग की चेयरमैनशिप हर साल रोटेट होते रहती है विद दिस सीक्वेंस ओनली, ब्रिक्स सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 2021 में द चेयरमैनशिप बिलोंग टू इंडिया, फिर 22 में टू चाइना एंड देन 2023 में इस साल द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स इज बीइंग हेल्ड बाय साउथ अफ्रीका। तो फिर अगले साल ब्राजील, ऐसे रोटेट होती रहती है। ब्रिक्स से रिलेटेड अगर कुछ डेटा देखिए आप तो इट रिप्रेजेंट्स अबाउट 3.6 बिलियन पीपल एंड ओवरऑल 40 या 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2023 जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी चेयरमैनशिप साउथ अफ्रीका होल्ड कर रहा है। इसका थीम है 2023 में ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ। अब ये बात तो हो गई ब्रिक्स से रिलेटेड। अगर पूरा हमें इशू समझना है तो हमें ब्रीफली इस दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी समझना होगा, जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी। ये एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जुडिकेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जुरिडिक्शन या आप कह सकते हैं पावर इज रिलेटेड विथ वॉर क्राइम्स, जीनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान इस तरह की एक्टिविटीज करता हुआ पाया जाता है, जीनोसाइड मतलब मास मर्डर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कोई भी ऐसा काम जैसे अभी मणिपुर में जैसे इंसिडेंट्स हो गए हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम। तो ऐसे हालत में उस इंसान के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन केस ले सकता है और उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकता है। तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, has been created in order to complement the national judicial system। ऐसा नहीं है कि नेशनल जुडिशियल सिस्टम को बाईपास करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, जैसे कि हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल, तो उसको बाईपास करने के लिए नहीं बनाया गया, बट इट हैज बीन क्रिएटेड टू कॉम्प्लीमेंट द सिस्टम। क्यों? क्योंकि बहुत बार जो क्राइम्स होते हैं उनका इंटरनेशनल नेचर होता है, उनका ट्रांसनेशनल नेचर होता है। जैसे कि कोई ऐसे क्रिमिनल हैं जिसने क्राइम इंडिया में किया या फिर श्रीलंका में किया, बट दैट क्रिमिनल इज लोकेटेड इन सम अदर कंट्री, से पाकिस्तान। तो ऐसे केसेस में जो नेशनल जुडिशियल सिस्टम्स होते हैं उनके पावर्स या जुरिडिक्शन काफी ज्यादा लिमिट हो जाते हैं। तो ऐसे सिनेरियो को टैकल करने के लिए इस केस में जो भी इंडिविजुअल्स वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या जीनोसाइड कर रहे हैं, जो ट्रांसनेशनल टाइप के जो क्राइम्स हैं, उस केसेस में प्रोसिक्यूशन के लिए, केस को लेने के लिए बनाया गया है आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। दिस ऑर्गेनाइजेशन आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हैज बीन क्रिएटेड एज पर एन इंटरनेशनल लॉ जिसका नाम है रोम स्टैट्यूट, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग सिंस 2002। बट अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीसी, यानी कि इंडिया आईसीसी के जुरिडिक्शन में नहीं आता है। कारण इंडिया ने आईसीसी को क्यों नहीं ज्वाइन किया है, इंडिया ने रोम स्टैट्यूट को क्यों नहीं साइन किया है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इंडिया के हम के चांसेस हैं कि इंडिया को ऐसा लगता है कि आईसीसी का इंटरनेशनलाइजेशन हो सकता है, पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, फॉल्स प्रोपोगेंडा के अंतर्गत इंडिया या इंडिया के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ केसेस लगाए जा सकते हैं। राइट, जैसे अभी मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है, अब इस केस में इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जुडिशियरी तो प्रॉपर एक्शन ले ही रही है,
लेकिन अभी मणिपुर सीएम के खिलाफ हो सकता था, अगर इंडिया वाज आईसीसी का मेंबर, तो हो सकता था कि मणिपुर सीएम के खिलाफ या इनफैक्ट हमारे देश के बाकी लीडर्स के अगेंस्ट भी हो सकता था कि आईसीसी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज को अवॉइड करने के लिए इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू बी पार्ट ऑफ आईसीसी। इंडिया के अलावा और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो आईसीसी का हिस्सा नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट नाम है यूएस, रसिया, इजराइल। तो हमने देख लिया ब्रिक्स क्या है, हमने देख लिया आईसीसी क्या है। अब जरा ये भी थोड़ा करंट बैकग्राउंड समझिए। देखिए, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पिछले साल से ही चल रही है। इसमें कई दफा ऐसे केसेस निकल करके आए हैं जहां पे रसियन सोल्जर्स, रसियन आर्म्ड फोर्सेस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम्स करते हुए पाए गए हैं। पिछले साल भी ऐसे एलिगेशंस तो कम से कम हैं ही कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं रसियन सोल्जर्स। पिछले साल बूचा में, जो एक सिटी है यूक्रेन का, वहां पे मास मर्डर के एलिगेशंस लगे, एंड मास मर्डर नॉट ऑफ सोल्जर्स ऑफ यूक्रेन, मास मर्डर ऑफ द सिविलियंस ऑफ यूक्रेन। उसी तरीके से एब्डक्शंस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम यूक्रेन और उनको फोर्स लेबर कराने के भी केसेस निकल करके आए। तो इन सब कारणों से फिर ऐसे न्यूज भी थे कि लगभग 16,000 यूक्रेनियन चिल्ड्रन वेयर डिपोर्टेड टू रसिया एंड वेयर फोर्स टू एक्ट एज बॉन्डेड लेबर, ऐसे भी खबरें हैं। तो इन सब कारणों से फिर आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट रिलीज कर दिया था रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट। अब आईसीसी का ज्यूरिडिक्शन ओरिजिनली रसिया पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि रसिया इज नॉट अ सिग्नेटरी और मेंबर ऑफ आईसीसी। तो इस कारण से व्लादिमीर पुतिन के सेहत पे आप कह सकते हैं कि कोई सीधा सीधा असर पड़ने वाला है नहीं। आईसीसी का ज्यूरिडिक्शन रसिया पे अप्लाई नहीं होता है, ना ही यूक्रेन के, यूक्रेन उसका सिग्नेटरी है। तो सीधा सीधा व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ इस वारंट का। बट साउथ अफ्रीका आईसीसी का सिग्नेटरी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी है, मेंबर है। और अगर व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका विजिट करते हैं टू अटेंड ब्रिक्स समिट, तो फिर मजबूरी में साउथ अफ्रीका को व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करना पड़ सकता है। दैट इज ए कंसर्न। तो ये इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने फैसला किया कि ही विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू साउथ अफ्रीका इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिक्स समिट। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका की भी प्रॉब्लम काफी हद तक बच गई, नहीं तो वो बेचारा एक डायलेमा में पड़ जाते। साउथ अफ्रीका के जो भी लीडर्स हैं, व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करें तो कैसे करें, नहीं करेंगे तो आईसीसी का जो ज्यूरिडिक्शन है या जो ऑर्डर है वो वायलेट होगा। तो with this decision of Vladimir Putin to pull out or cancel his visit to South Africa to attend BRICS summit has helped South Africa address this particular dilemma. So BRICS summit 2023 to be hosted by South Africa, Vladimir Putin not to attend. Why? Because arrest warrant from ICC for war crimes in Ukraine. ICC है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका फुल फॉर्म है। हेग नीदरलैंड में लोकेटेड ये एक इंटरनेशनल जुडिशियल विंग है that is to complement the national judicial system of world countries created as per Rome Statute. Russia, Ukraine, India are not part of it, but South Africa is a member. The next article is about G20 conference on cyber security in the age of non-fungible tokens and metaverse. So this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Current news देखते हैं पहले। देखिए, G20 की मेंबरशिप, G20 की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया होल्ड कर रहा है फॉर द ईयर 2023। तो उसके अंतर्गत कई सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एट डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया। उसी कॉन्टेक्स्ट में गुरुग्राम में G20 की एक कॉन्फ्रेंस कराई गई ऑन साइबर सिक्योरिटी, और इस कॉन्फ्रेंस का पर्टिकुलरली नाम था G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ नॉन फंजिबल टोकन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेटावर्स। यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स, मेटावर्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या नए चैलेंजेस हो सकते हैं, उस पर चर्चा हुई इस G20 सेशन में। तो ये वाला टॉपिक मैं इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आपको मैं नॉन फंजिबल टोकन्स और मेटावर्स के बारे में थोड़ा बता सकूं। अदरवाइज द न्यूज इतना ही है, but with help of this article we will be talking about non fungible tokens and metaverse। तो पहले नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में समझते हैं।
क्योंकि इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम्स में सवाल आ सकता है, खासकर प्रीलिम्स में। तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक इंसान है, उसने क्या किया, एक इस तरीके का डिजिटल प्रॉपर्टी क्रिएट किया। इसका मन हो गया, इसने बैठ करके डिजिटली लैपटॉप पे फोटोशॉप और जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके मदद से उसने ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी बना दी अपने कंप्यूटर पे। अब ये डिजिटल प्रॉपर्टी इसने किसी को बेच दिया, किसी और को बेच दिया। मान लीजिए इसने इसको क्रिप्टो करेंसी के बदले बेच दिया, बिटकॉइन वगैरह में इसने इसको बेच दिया। यानी कि इस इंसान ने इस क्रिएटर को बिटकॉइन में पेमेंट कर दिया और उसके बदले में इसने, जो क्रिएटर है, उसने ये डिजिटल प्रॉपर्टी इस बायर को बेच दी। अब इस डिजिटल प्रॉपर्टी की ओनरशिप इस बायर के पास आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे और लोग भी डिमांड करना शुरू कर दे कि भाई ये वाला मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। मतलब जैसे आप कोई लैंड ओन करते हैं, जमीन आपकी है, तो कई सारे लोग भी डिमांड करते हैं ना कि यार मुझे बेच दो। तो अल्टीमेटली आपको उस लैंड का मोटा मोटा रेट पता लग जाता है कि इस लैंड का ये रेट चल रहा है, मार्केट रेट, इतना मुझे मिल जाना चाहिए पैसा, मार्केट रेट, राइट। तो वैसे ही हर डिजिटल प्रॉपर्टी की आजकल तो मीम्स, डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इमेजेस नहीं, कोई मीम बना दिया किसी ने, कोई जीआईएफ बना दिया ऐसी डिजिटल प्रॉपर्टी, और ज्यादातर लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया ऑनलाइन, और लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। और उस केस में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हर एक डिजिटल प्रॉपर्टी का अपना कुछ रेट लगभग लगभग डिसाइड हो जाता है। जैसे प्लॉट का रेट डिसाइड हो जाता है ना कि इस एरिया में प्लॉट इतने रुपए कट्ठा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे ही डिजिटल प्रॉपर्टीज का भी अलग अलग, जो पॉपुलर डिजिटल प्रॉपर्टीज होती है उसका भी रेट मोटा मोटा लोगों को पता चल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर डिजिटल प्रॉपर्टी का मोटा मोटा रेट इस इंसान को, इस ओनर को पता लग गया लगभग 2,000 रुपए का है। तो ये किसी और को ये डिजिटल प्रॉपर्टी 2,000 रुपए में बेच सकता है, राइट। किसी तीसरे इंसान को इसने डिजिटल प्रॉपर्टी 2,000 रुपए में बेच दिया। तो क्या ये डिजिटल प्रॉपर्टी और ये 2,000 रुपए बिल्कुल एक बराबर हो गए वैल्यू में? क्या इस डिजिटल प्रॉपर्टी की मदद से कुछ और 2,000 रुपए का खरीदा जा सकता है? तो आंसर इज यस। ये डिजिटल प्रॉपर्टी 2,000 का है, तो अगर कुछ आपको खरीदना है तो उसके बदले में आप ये डिजिटल प्रॉपर्टी बेच करके आप 2,000 का सामान खरीद सकते हैं, राइट। जैसे आपके पास 10 लाख की जमीन है और आपको कुछ 10 लाख का खरीदना है, तो आप टेक्निकली वो जमीन 10 लाख की दे सकते हैं, और वो कार, मान लीजिए आप खरीद रहे हैं 10 लाख की, तो आप वो कार ले सकते हैं। वैसे ही अगर आपको कहीं मान लीजिए 2,000 का पेमेंट करना है, तो आप ये डिजिटल प्रॉपर्टी 2,000 रुपए का दे देंगे, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में हर इस तरह के डिजिटल प्रॉपर्टी का मोटा मोटा रेट सबको पता होता है। आई होप यू आर विथ मी सो फार। एक आदमी ने डिजिटल प्रॉपर्टी बनाई, वो डिजिटल प्रॉपर्टी इसने किसी को बेच दिया, कुछ बिटकॉइन वगैरह में, क्रिप्टो करेंसी में बेच दिया। तो इसका ओनर ये आदमी है। आ- आजकल ऑनलाइन मार्केट में, ऑनलाइन फॉरम्स पे हर डिजिटल प्रॉपर्टी, जो प्रोमिनेंट डिजिटल प्रॉपर्टी होती है उसका रेट मोटा मोटा फिक्स हो जाता है, पता चल जाता है लोगों को डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। तो मान लीजिए कि इस डिजिटल प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है 2,000 रुपए ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई। इसने किसी तीसरे इंसान को बेच दिया 2,000 रुपए में। तो मोटा मोटा ये डिजिटल प्रॉपर्टी का रेट, मार्केट रेट चल रहा है 2,000 रुपए। अलग अलग ऑनलाइन फोरम्स पे आप देखेंगे कि डिजिटल प्रॉपर्टी का रेट इतना है, तो 2,000 रुपए रेट चल रहा है। तो क्या ये डिजिटल प्रॉपर्टी के बदले में कोई सामान 2,000 रुपए का खरीदा जा सकता है? आंसर इज यस, अगर कोई इंसान पेमेंट लेना चाहे तो। बट इस डिजिटल प्रॉपर्टी और 2,000 के नोट में एक बड़ा, अब तो 2,000 का नोट भी बेचारा चला गया, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। अब तो ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। इस डिजिटल प्रॉपर्टी और 2,000 के नोट में अंतर क्या है, अब जाके समझिए। ये 2,000 का नोट जो है, इट इज फंजिबल। फंजिबल मतलब इट कैन बी डिवाइडेड और ब्रोकन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। जैसे 2,000 के नोट को चार 500-500 के नोट में ब्रेक किया जा सकता है, इट इज फंजिबल। बट दिस डिजिटल प्रॉपर्टी इज नॉन फंजिबल। अगर किसी ने इस डिजिटल प्रॉपर्टी को ब्रेक कर दिया आधे आधे, मान लीजिए कि मुझे कुछ 1,000 रुपए का पेमेंट करना है, तो मैं इस डिजिटल प्रॉपर्टी को आधा तोड़ करके ये आधा पार्ट पेमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज दीज टू टुगेदर इज नॉट दिस। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। ये पूरी तरह से ऐसा है तो इसकी वैल्यू है 2,000 रुपए। अगर ये थोड़ा सा भी ब्रेक कर दिया गया, तो अलग कर दिया गया, तो इस दोनों की वैल्यू हो जाएगी जीरो।
इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन फंजिबल टोकन। दिस currency is a fungible token. It can be broken into smaller components, but non-fungible token cannot be broken into any smaller component. अब यहाँ पे फिर से देखिए, नोट, सिक्के, बिटकॉइन, ये सब फंजिबल टोकन होते हैं, दे कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। लेकिन घर फंजिबल टोकन नहीं है, नॉन फंजिबल टोकन है। ये घर अगर मान लीजिए 1 करोड़ का है, अगर आप इसको बीच से तोड़ दें तो इसका मतलब ये नहीं कि आधा ये वाला पार्ट 50 लाख का है और ये वाला पार्ट 50 लाख का होगा। नो, पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली कोई डिजिटल प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है 10,000 रुपए, अगर आधा काट दोगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसीलिए उसको कहा जाता है नॉन फंजिबल टोकन। अब आप मुझे सोच के बताइए, लैंड जो है वो फंजिबल होगा या नॉन फंजिबल होगा? ठीक है, अगर आप लैंड को आधा आधा डिवाइड कर दे तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी या नहीं होगी? फंजिबल है या नॉन फंजिबल है? कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो थोड़ा हिंट्स दे देता हूं जिससे आप गेस कर पाओ। अगर कोई एक प्रॉपर लैंड है जिसका मार्केट रेट है 1 करोड़ रुपए, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक कर दोगे तो हो सकता है कि एक पार्ट का रेट हो जाए 60-70 लाख रुपए, पीछे वाले पार्ट का रेट हो जाए 30 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि एक पार्ट हो सकता है रोड से एडजेसेंट हो, उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। पीछे वाले का रोड है ही नहीं, उसका मार्केट रेट बहुत गिर जाएगा। इस केस में दो बराबर भाग में बांटने के बाद भी दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा। नाउ यू टेल मी इट इज फंजिबल और नॉन फंजिबल। दूसरा, मेटावर्स। तो ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स का जो जमाना आ रहा है, या दूसरा मेटावर्स का जो जमाना आ रहा है, इस कारण से साइबर सिक्योरिटी का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है, और इसी के ऊपर ये सेशन कराया G20 ने। तो नॉन फंजिबल टोकन्स तो हमने समझ लिया, अब मेटावर्स समझते हैं है क्या। देखिए, मेटावर्स इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, और वर्स इज टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड और द वर्ड यूनिवर्स। तो मेटावर्स इज द टर्म दैट रिफ्लेक्ट्स a world or a universe beyond the world in which we all are living। जिस दुनिया में हम सब रहते हैं उस दुनिया से एक बाहर या एडिशनल दुनिया, मेटावर्स। और मेटावर्स इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है पहले वो समझिए, फिर मेटावर्स पे आएंगे। आपने देखा होगा फिल्मों में भी लोग इस तरीके का बड़ा सा इक्विपमेंट अपने आंखों के सामने लगा लेते हैं, और फिर उनको आसपास में कई सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो उनको लगती हैं कि रियल हैं। वो उनको फील भी कर सकते हैं कि वो टच कर रहे हैं, बट वो रियल में है नहीं। ऑगमेंटेड रियलिटी इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि आसपास की जो रियल चीजें हैं, मान लीजिए कि टेबल है, उसके ऊपर कई सारी वर्चुअल चीजों को ऑगमेंट कर दिया जाता है विथ हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। इस डिवाइस में ऐसे चीजें रिफ्लेक्ट की जाती हैं कि आपको ये नॉन रियल चीज, वर्चुअल चीज भी रियल दिखता है। इसी को कहा जाता है ऑगमेंटेड reality। Augmented reality is a technology that superimposes an image, virtual image, over the real ones। Augmented reality, जबकि वर्चुअल रियलिटी अलग होता है। वर्चुअल रियलिटी में हर चीज वर्चुअल होगी, उसमें कुछ भी फिजिकल चीज नहीं होगा। आपके आसपास की सारी फिजिकल चीजें जो है वो आपको नहीं दिखेंगी, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल चीजें दिखेंगी। वो होता है वर्चुअल रियलिटी। VR, AR में कैसा होता है, आसपास की फिजिकल चीजें भी दिखेंगी और आपको थोड़ी सी वर्चुअल चीजें भी, इमेजेस भी दिखेंगी, यानी कि जो वर्चुअल इमेज है उसको फिजिकल चीजों पे ऑगमेंट कर दिया जाता है। अब आ जाइए मेटावर्स पे। मेटावर्स में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आसपास की दुनिया में कई सारी नई फिजिकल जो वर्चुअल चीजें हैं वो हमारे फिजिकल दुनिया में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो एक अलग सा विलेज बना दिया गया है कई सारी जगहों पे। आप ये डिवाइस पहन लोगे तो you can reach into a completely different world, a world where there are different kinds of people who are having different identity। You can also have different identity। तो मतलब मेटावर्स की मदद से संभव है कि आप एक पूरी नई आइडेंटिटी लेकर के एक नई दुनिया में जाकर के एक नया एहसास और नए पूरे सिचुएशन में जीवन जी सकें। तो दैट इज मेटावर्स। तो ये जमाना भी है आजकल डिजिटाइजेशन में, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स के जमाने में साइबर सिक्योरिटी का खतरा बढ़ता जा रहा है। उसी से रिलेटेड ये G20 का सेशन कराया गया था। G20 conference on cyber crime due to non-fungible token and metaverse. It was first ever G20 summit on cyber security at Gurugram। And non-fungible tokens क्या होते हैं? That can be traded, that cannot be traded at equivalency। Metaverse is a new universe created as a result of augmented reality।
टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी. So please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about death of Kuno cheetahs. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो आपको पता है कि हमारे देश में चीताज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में. उस टाइम के हमारे एक किंग थे महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ छत्तीसगढ़. इन्होंने आखिरी चीता जो हमारे देश में बचा था उसको भी मार डाला 1947 में. तो इन सब लोगों को हंटिंग का शौक हुआ करता था, राइट. इन्होंने आखिरी चीता भी मार दिया 1947 में. भारत सरकार ने 1952 में डिक्लेयर किया कि चीता हमारे देश से ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो गया है. अगर चीताज की स्पीसीज की बात की जाए तो दुनिया में मेनली दो तरह के चीता मिलते हैं. एक होते हैं अफ्रीकन चीता, दूसरे होते हैं एशियन चीता. अफ्रीकन चीता डार्क कलर के ऐसे दिखते हैं, जबकि एशियन चीता थोड़े से येलोइश पेल में दिखते हैं. अफ्रीकन चीताज की संख्या अच्छी खासी है, दुनिया में 6,500 से लेकर के लगभग 7,000 तक है. दैट इज वाई IUCN में उनका कैटेगराइजेशन जो है वल्नरेबल में है. जबकि एशियन चीताज की पॉपुलेशन काफी कम है एंड दैट इज वाई IUCN में दे आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड. और आज के डेट में ये जो एशियन चीता है सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं थोड़े बहुत. इंडिया में पहले पाए जाते थे लेकिन अब मार दिए गए 1947 में, एक्सटिंक्ट हो गए. फिर भारत सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें चीताज को ट्रांसलोकेट किया गया फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका. तो 20 चीता मंगाए गए. चीताज को री इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जिसको कहा गया चीता री इंट्रोडक्शन प्लान. तो चीताज लाए गए हमारे देश में, उनको छोड़ा गया मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में. 20 चीता लाए गए, उनमें से कुछ चीता ने ब्रीड करके नए नए कब्स को भी जन्म दिया. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक पर एक चीताज मरते जा रहे हैं और अभी तक 8 चीता मर चुके हैं. अगर वाइल्ड में बात की जाए तो सिर्फ 10 चीता ही बचे हैं. कुछ चीता जो हैं अभी उनको अलग से रखा गया है. आपको पता होगा अगर आपने इस बार का APSC मेंस दिया है तो एक सवाल आया था ex situ एंड इन situ कंजर्वेशन. सो दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ ex situ कंजर्वेशन. लेकिन ये कंजर्वेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है. कई सारे चीताज मर रहे हैं. और ये चीतास क्यों मर रहे हैं, इसके पीछे कारण बताया जा रहा है सेप्सिस नाम की बीमारी. सेप्सिस क्या होता है जी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट लीड्स टू ब्लड पॉइजनिंग. तो आखिर इन चीताओं को बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, ब्लड पॉइजनिंग क्यों हो रही है, उसके पीछे अब साइंटिस्ट कारण बता रहे हैं इन चीताज के गले में लगाया हुआ रेडियो कॉलर्स. ये जो रेडियो कॉलर्स आप देख रहे हैं यार, एक चीता के गले में लगाया गया है, जो चीताज को ला करके इंडिया में छोड़ा गया अंडर चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान. ये रेडियो कॉलर्स की मदद से चीताज कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं उनको ट्रैक किया जाता रहा है. और इसके मदद से चीताज के ऊपर ओवरऑल सर्विलेंस रखा जाता है. इस रेडियो कॉलर में बिल्कुल वैसे ही GPS चिप लगे हैं जैसे हमारे मोबाइल फोन में लगा रहता है. कैसे हम मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकते हैं, वैसे ही ये आप GPS ऑन कर देते तो मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकते हैं ना, वैसे ही आप इस रेडियो कॉलर की मदद से इस चीता को भी ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इसमें भी उसी तरीके का GPS चिप लगा है. और इस रेडियो कॉलर की मदद से बताया जाता है कि चीताज के हेल्थ को भी मॉनिटर किया जा सकता है. लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे हम लोग घड़ी पहनते हैं, कि कोई कोई इंसान का कैसा रहता है कि लंबे समय तक अगर वो रिस्ट वॉच पहना रहे ना तो उसको स्किन इन्फेक्शन होने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको ब्लड को भी इन्फेक्ट कर सकता है. कुछ कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिलता है. एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया स्टाइफोलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्ट कर देता है बिकॉज ऑफ रिस्ट वॉच. ऐसा ही हो रहा है कुछ इन बेचारे चीता के साथ भी. इनके गले में जो ये रेडियो कॉलर लगाया गया है इसके कारण इनको हो रहा है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको पता है ज्यादा होता है गर्मी और मॉइस्चर के कारण. तो मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर आर टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो ये चीता तो सब बढ़िया थे, हेल्दी थे मॉनसून आने से पहले पहले तक, लेकिन मॉनसून आने के बाद ये गले में इनका ये जो रेडियो कॉलर है वो भीग गया. भीग जाने के कारण मॉइस्चर जो है लंबे समय तक इनके गले के अराउंड रहने के कारण, और हाई टेम्परेचर तो है ही, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगे. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सेप्सिस होने लगा, जिसके कारण चीताज की डेथ हो रही है. सवाल ये उठता है कि अफ्रीका में भी तो चीताज के गले में रेडियो कॉलर लगाया जाता है, तो वहां पे तो नहीं मरते हैं लोग सेप्सिस से, व्हाई दे आर डाइंग इन इंडिया.
उसके पीछे एक्सपर्ट्स कारण बता रहे हैं कि अफ्रीका के अंदर बारिश होती है तो भी इतनी तेज नहीं होती है जितनी इंडिया में हो रही है, और बारिश दो जो रेनफॉल होता है उसके बीच में ठीक ठाक सा गैप रह जाता है अफ्रीका में, जिसमें वक्त मिल जाता है इन रेडियो कॉलर्स को सूखने का। लेकिन इंडिया में जब मानसून की बारिश होती है तो 15-15 20-20 दिन तक बारिश होती है और बीच में गैप नहीं मिलता है इस कॉलर को सूखने का, क्योंकि ड्राई स्पेल का टाइम जो है काफी कम रहता है। और इस कारण से मानसून में चीतास के गले का जो कॉलर है उसने बैक्टीरियल इन्फेक्शन कराना शुरू कर दिया, एंड दैट हैज लीड टू डेथ ऑफ दीज चीतास। Cheetahs. 8 cheetahs have died so far. They were translocated from South Africa and Namibia. Reason behind death बताया जा रहा है sepsis, which is blood infection due to bacteria. Sepsis is happening due to radio collars because a heavy monsoon and moisture. Bacterial infection is happening around the neck. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बैक्टीरियोफेगस। दिस टॉपिक इज एट बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फेगस या बैक्टीरियल वायरस ये ऐसे तरीके के वायरस होते हैं। ये बैक्टीरियोफेगस इज बेसिकली नेम ऑफ वायरसेस। नाम से मत कंफ्यूज होइएगा, बैक्टीरियोफेगस है लेकिन है ये एक तरह का वायरस, और ये ऐसा वायरस है दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। मजेदार बात है ना, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को मारता है, किल बैक्टीरिया। दिस वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1915। इनको नाम दिया गया बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरियोफेग मतलब बैक्टीरिया ईटर वायरस, फेगस मतलब ईटिंग, तो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस हैं ये सब। ये जो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस हैं ये ह्यूमन बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करते हैं, ह्यूमन सेल्स के लिए हार्मलेस हैं, बट दे अटैक बैक्टीरियाज। और अब साइंटिस्ट कह रहे हैं दे हैव फाउंड अ ग्रेट यूज ऑफ सच वायरसेस। नाउ साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड मेथड टू यूज दीज वायरसेस टू अटैक बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स मैंने कवर किए हैं, जहां मैंने आपको बताया है कि एंटीबायोटिक दवाइयों का अगर प्रॉपर यूज ना किया जाए तो इंसान के अंदर एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसमें हमारे बॉडी के जो बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट जो भी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, और ये एक मेजर प्रॉब्लम निकल करके आ रहा है। जैसे टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन टीबी का भी एक डिफिकल्ट या कहिए खतरनाक वर्जन सामने निकल करके आ रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एमडीआर टीबी। और इस तरह के जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इनके खिलाफ अब सक्सेस मिला है हमारे साइंटिस्ट को, नॉट थ्रू एनी एंटीबायोटिक बट विथ हेल्प ऑफ दीज वायरसेस, बैक्टीरियोफेग वायरसेस हु कैन अटैक बैक्टीरियाज एंड किल दीज बैक्टीरियाज हु आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट इवन एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एंड एट द सेम टाइम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से भी रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।